स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत, जिसमें आज हम देखेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, जिसमें है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 4 वंशों में शासन किया जाता है। दिल्ली सल्तनत का जो समय है वो है 1206 से लेके 1526 ईस्वी के मध्य। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया है। ये है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और आज इसमें हम गुलाम वंश के बारे में डिटेल में जानेंगे, जिसका समय है 1206 से लेके 1290 ईस्वी के बीच। तो चलिए हम गुलाम वंश के बारे में देखते हैं। इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसे मामलुक वंश भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता की संतान। यानी कि इस वंश के जितने भी शासक हुए हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये बलबन, ये सभी जो शासक हैं, इन सभी शासक के माता पिता अलग अलग थे और इस वंश के सभी शासक तुर्क थे। तो यहाँ पे इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस गुलाम वंश के शासक दिए गए हैं, जिन्हें हम देख लेते हैं। इसमें हमें सभी शासक के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ना है, जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं उन्हीं के बारे में देखेंगे, जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। इसके बीच में भी कुछ शासक आए हुए हैं, तो इन्हें आप देख लीजिए। इनके बारे में हम सिर्फ एक एक पॉइंट याद रखेंगे और यहाँ से मिलान के लिए भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको क्रम दे दिया जाएगा, तो इसके लिए भी आपको इस बीच के जो शासक हैं इनका क्रम भी ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जिनका समय है 1206 से लेके 1210 ईस्वी के मध्य। मोहम्मद गोरी अपने भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन विजय प्राप्त क्षेत्रों को छोड़कर गजनी में वापस चला गया। इससे पहले हमने गौरी वंश के बारे में पढ़ा था। ये मैप में आप गौरी का साम्राज्य देख सकते हैं। जब वो भारत से अपने विजित क्षेत्रों, ये गौरी का साम्राज्य आप चित्र में देख सकते हैं, इन विजित क्षेत्रों को छोड़ के गजनी वापस जाने लगा, तो ये जो साम्राज्य था भारत का, इसे वह कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप कर चला गया। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी ने एक दास के रूप में खरीदा था। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया। मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये चित्र में है, ये है निसापुर और यहाँ से इसे गजनी लाया गया था, जहाँ पर उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास जीत लिया और उसने अपना राज्य अभिषेक गोरी की मृत्यु के पश्चात जून 1206 ईस्वी में करवाया था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। चित्र में आप यहाँ पर लाहौर देख सकते हैं, ये ऐबक की राजधानी थी। जब यह स्वतंत्र शासक बना तब यह दासता से मुक्त नहीं था, इसलिए इसने सुल्तान पद की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि यह मलिक और सिपाह सालार की उपाधियों के साथ ही शासन करता रहा। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वल उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये दिल्ली में स्थित है, ये है कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा। यह राजस्थान में स्थित है। इसे 2.5 दिन में ही बनाया गया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। अजमेर राजस्थान में यह स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई, जबकि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, जबकि शेष 3 मंजिलों को इल्तुतमिश ने पूरा किया और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया था। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये कुतुब मीनार है जो कि दिल्ली में स्थित है।
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। चौगान के खेल यानी ये आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल होता है। इसे खेलते समय घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी और उसे लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसका पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीने तक शासन किया। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन जाता है। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये गुलाम वंश का साम्राज्य है जो भारत के मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इसका जो समय है वो है 1210 से लेके 1236 ईस्वी के मध्य। आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बना। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। पहले राजधानी लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले गया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गोरी का गुलाम था, और ये जो इल्तुतमिश है यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इसने यानी इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को चलाया था। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्क ए चिहलगामी या दल चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये सभी टॉपिक इल्तुतमिश से संबंधित ध्यान रखने हैं। 1205 से 1206 ईस्वी में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियान में मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ इल्तुतमिश गया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। इब्न बतूता के वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी, जिसके गले में 2 घंटियां लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आपको ये सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं। मंगोल नेता चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षा हेतु ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की, और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। ये इस मैप में आप देख सकते हैं, इस चित्र में ये मंगोल का साम्राज्य है जो भारत के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र पर विस्तारित है। अब हम देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। इनका समय है 1236 से लेके 1240 ईस्वी के मध्य। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर रकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जो इल्तुतमिश का बेटा था। रजिया ने रकनुद्दीन को अपदस्थ करके सत्ता प्राप्त कर ली। उत्तराधिकार को लेकर रजिया सुल्तान को जनता का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि जो इसका इल्तुतमिश का बेटा था रकनुद्दीन फिरोज शाह, ये अयोग्य शासक था। इसने जनता की स्वीकृति प्राप्त की और यह शासक बन गई।
उत्तराधिकार को लेकर रजिया सुल्तान को जनता का समर्थन प्राप्त था। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की भांति पोशाक धारण करके दरबार आयोजित किया। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत करके अमीर ए आखोर यानी अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। यह एक महत्वपूर्ण पद था। रजिया सुल्तान की इन सभी गतिविधियों से अमीर जो 40 सरदारों का समूह था वो बहुत ही नाराज हुआ। तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटा दिया, यानी रजिया सुल्तान को सत्ता से हटा दिया। रजिया तबर हिंद के सूबेदार अल्तूनिया से पराजित हुई और दोनों ने बाद में विवाह कर लिया। 1240 ईस्वी में कैथल के निकट रजिया एवं अल्तूनिया की हत्या कर दी गई। रजिया दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला सुल्तान थी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की हत्या के बाद बहराम शाह सुल्तान बनता है। बहराम शाह के शासनकाल में 1241 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ जिसमें बहराम शाह मारा गया। बहराम शाह की मृत्यु के बाद 1242 ईस्वी में फिरोज शाह का पुत्र मसूद शाह सिंहासन पर बैठता है। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में सुल्तान मसूद शाह को हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर दिया। इससे इसे बलबन को कई सारे महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुए। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ही अगला शासक बनता है। यहाँ पे इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी दिए गए हैं जो हम देख लेते हैं। इनका समय है 1236 से 66 ईस्वी के मध्य। पहले है रकुनुद्दीन फिरोज शाह, 1236 में बनते हैं। ये इल्तुतमिश के पुत्र होते हैं। रजिया सुल्तान, ये 1236 से 1240 के मध्य शासक बनती हैं। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी के मध्य, यह इल्तुतमिश का पुत्र था। अलाउद्दीन मसूद शाह, ये रकुनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था, जो ये पहले शासक हैं, इनका पुत्र था। नसरुद्दीन महमूद शाह, यह इल्तुतमिश का पौत्र था। तो ये उत्तराधिकारी आपको ध्यान रखने हैं, इनका मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। अब देखते हैं हम बलबन के बारे में। इनका जो समय है वो है 1266 से लेकर 1287 ईस्वी के मध्य। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया, जिन्होंने उसे गजनी के निवासी के हाथों बेच दिया। बाद में 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया, जहां इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया। उस जमाने में जो गुलाम होते थे उनसे सिर्फ गुलाम वाले काम नहीं करवाए जाते थे, जो योग्य होते थे उनसे सैनिकों वाले काम करवाए जाते थे। उन्हें योद्धा के रूप में रखा जाता था, सारी सुविधाएं दी जाती थी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि गुलाम सिर्फ गुलामों की तरह ही रहते थे। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद प्रदान किया। रजिया के काल में वह अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में बलबन ने तुर्की सरदारों का साथ दिया। फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर ए आखूर का पद मिला था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया था। इस अवसर पर उसे नसरुद्दीन ने उलुग खां की उपाधि और नायाब ए ममलिकात का पद दिया था। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की गद्दी पर शासक बनता है। तो आपको ये सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था और इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, यानी आक्रमण करना, लूटमार करना, आक्रमण करना और खून खराबे से अपने साम्राज्य का विस्तार करना। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली है सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है और दूसरा है सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, यानी सुल्तान जो चाहे वह कर सकता है। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत ए खुदाई माना गया। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, ऐसा बलबन ने कहा। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा, जिसका मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पाबोस यानी सुल्तान के चरणों को चूमना जैसी रीतियां आरंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नवरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की।
बलबन ने दल चालीसा यानी तुर्कान ए चहलगानी जो कि 40 गुलामों का दल था इसे समाप्त कर दिया जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की, क्योंकि इस तरफ आप देख सकते हैं भारत के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में उस समय मंगोलों का शासन था, तो इनसे मुकाबला करने के लिए उसने दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी जो इससे मुकाबला करने के लिए तैयार रहते थे। बलबन के बाद अगला शासक कैकुबार बना जो कि एक अयोग्य शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स बना जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में कर दी थी। तो आपको ये मैप भी ध्यान में रखना है। ये जो मैप है ये है गुलाम वंश का मैप। बाकी आप इस चित्र में देख सकते हैं ये 1200 एडी का मैप है। यहाँ पे ये है गौरी का साम्राज्य। ये गौरी का साम्राज्य उस समय भारत में सोलंकी, परमार, चंदेलों का शासन था। और नीचे इस तरफ यादव काकातैया जिसपे एक मूवी भी बनी है रुद्रमा देवी की, जो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो आपको ये मैप ध्यान में रखना है, इससे आपको सभी टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। इसके बाद ये 1300 एडी का मैप है जिसमें आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं भारत के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में मंगोल का शासन था। ये पूरा मंगोलों का क्षेत्र है और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य है और इसके नीचे गुजरात में यहाँ पे परमार थे, यहाँ पे ईस्टर्न गंगा थे, यहाँ पे यादव का शासन था, इस तरफ काकातैया डायनेस्टी थी जो कि हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको ये मैप अपने माइंड में रख के सभी टॉपिक को क्लियर करना है। अब हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लेते हैं। पहला है गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का क्रम निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और आराम शाह। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। तो जो सही ऑप्शन है वो होगा बी 1, 4, 2 और 3। आप इसमें देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पहले शासक हैं, इसके बाद आराम शाह बनते हैं, कुछ समय के लिए इल्तुतमिश आते हैं, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह बनते हैं, रजिया सुल्तान बनती है, फिर बहराम शाह बनते हैं। तो ये क्रम ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो कि अजमेर राजस्थान में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो ये इल्तुतमिश को माना जाता है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी लेकिन पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो ये चलाया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या फिर गुलाम वंश का से संबंधित है? तो इसमें आपको बताना है अकबर, हुमायूं, शाहजहां। ये संबंधित नहीं है, इसमें सिर्फ इल्तुतमिश संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, तो ये थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये थी इल्तुतमिश की बेटी। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा सुल्तान जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हो गई थी? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है आज इस वीडियो में बस इतना ही और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।